अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। ओवरसीज पाकिस्तानी, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी, हम मेरे लिए तो जान है, पाकिस्तान के लिए जान है। इमरान खान इनके लिए कोशिश कर रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इनको वोट, राइट ऑफ वोट के हवाले से वो तो दे दिया है, लेकिन राइट टू इलेक्शन के हवाले से भी इनके लिए कोशिश, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होनी है, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट्स होनी है। एक चैप्टर तो ये है, लेकिन असल जो चैप्टर है आज का, जो प्रोग्राम करने का मकसद है, वो है जो ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जो मसाइल उनके लिए हैं, जो डेली रूटीन के मसाइल हैं और एक स्पेसिफिक मसाइल है। मैंने आज जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, आप चेहरे देख रहे होंगे, मोहम्मद इजहार सादिक। अजहर सिद्दीक तो है ना, ये नाम कहीं ना कहीं मिलता है, मोहम्मद इजहार सादिक। और मोहम्मद अजहर सिद्दीक तो नाम तो कहीं ना कहीं इस हवाले से मिलता है, लेकिन नहीं, उनको बड़ा क्रेडिट है। बड़ा वक्त गुजारा है लंदन में। आपको पता है 2015-16 में लॉर्ड मेयर रहे और रिकॉर्ड कायम इस तरह किया कि फिर मुंतखब हुए 2019-2020 में और बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ये क्वालिटी है इनकी, इनकी दयानत, शराफत और ईमानदारी है, और ये पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत बड़ा एजाज है। और इसीलिए ये प्रोग्राम करने का मकसद है कि फ्रॉम द रूट ऑफ द हार्ट, और कई चीज़ों को बुनियाद में बता देंगे। फिर इनका एक ज़ाती इशू है, तो हम सेगमेंट के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पहले बहुत शुक्रिया आपका जनाब मोहम्मद इजहार सादिक साहब। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ आपका, मैं बड़ा फ़ैन हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपने बड़ी कोशिशें की हैं। व्हाट अ स्वीट मैन। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप और हम इकट्ठे रहे हैं और लड़ाइयाँ भी लड़ते रहे हैं, लोगों के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट में आप भी दर्द दिल रखते हैं। पहले तो मुझे एक सिर्फ एक बात बताइएगा, आपके पास जादू की छड़ी क्या थी कि आप 2 दफा लॉर्ड मेयर मुंतखब हुए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, आपको सियासत में आने का शौक क्यों था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजहर भाई, बहुत बहुत मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल के ऊपर आके मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। थैंक यू वेरी मच इंडीड। सियासत में मैं अपनी फैमिली में मैं ही एक था जो शुरू ही से सियासत में इंटरेस्ट लिया करता था। मैं 14 साल की उम्र का था जब मैं पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा ले रहा था। आपको पता कि टांगों के ऊपर लोगों को घरों से ला के और वोट के ऊपर लेके जाया करते थे और फिर उनको वापस मैं उस वक्त से शुरू किया हुआ था मैंने। और 1975 में मैं जब इधर आया तो मैंने एक पार्टी, इधर भी सियासी पार्टी ज्वाइन कर ली, लेबर पार्टी। उसमें मैं तकरीबन 30 साल उस पार्टी के अंदर मैं रहा। लेकिन जब इराक वॉर हुई तो उसमें मेरा उनके साथ तनाज़ा हो गया। मैं इराक वॉर के खिलाफ नहीं था, मैं ये कहता था कि यूएनओ रेजोल्यूशन को फॉलो करो। मगर हमारी ग्रेट ब्रिटेन की लेबर पार्टी थी उस वक्त पावर में, उन्होंने नहीं किया। तो मैंने और कोई 20,000 ऑफ अस रिजाइंड फ्रॉम द पार्टी। और उसके बाद मैं फिर मेरे पास ये लिब डेम वाले आ गए, क्योंकि ये भी इराक वॉर के खिलाफ थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। उन्होंने मुझे आके कहा कि प्लीज़ आप ऐसे करें, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। तो मुझे नहीं पता उनको कैसे पता लग गया कि मैंने लेबर से रेजिग्नेशन दिया हुआ है। ये पार्टी वालों को पता लग जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो मैंने फिर ये लिब डेम पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने, अजहर भाई, उन्होंने दे हैव लुक्ड आफ्टर मी वेरी वेरी वेल। मेरे पास कुछ, क्योंकि मैं बिजनेस में हूँ, मेरे पास कुछ पेट्रोल स्टेशन हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको, हम चाहते हैं कि आप कौंसिल का इलेक्शन लड़ें। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 3 इस वक्त पेट्रोल स्टेशन है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जाना पड़ता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे कहा कि मोहम्मद यू विल हैव टू सेल वन, ये ने बट वी वांट यू देयर, वी वांट यू देयर, वी नॉट गोना लेट यू गो। तो फिर मैंने एक पेट्रोल स्टेशन बेच दिया और 2 रखे। तो इस तरह मैं पॉलिटिक्स में उनके साथ चलता रहा। कोई 8-10 साल तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कौंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको लड़ना है। मैं उनका काम करता रहा, मैं और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब दिन रात काम करते रहे और हमने लिब डेम को काफ़ी सीटें जिताई अपनी मेहनत से। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि हम तुम्हें एक सेफ वोट देते हैं जहां पे आपको खड़ा किया जाएगा और जहां पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अजहर सदीक भाई, आपको पता है कि मेहनत तो करनी पड़ती है इस मुल्क में। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। अभी आपने लेटेस्ट में ड्रिफ्टिंग अवे लेटेस्ट देखा होगा कि टोरी की सेफ सीट थी एक, यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की सेफ सीट थी, उन्होंने काम नहीं किया।
लिब डेम ने वो सीट जीत लिया, 16,000 की मेजॉरिटी को ओवरटर्न किया और हमने वो जीती है 8,000 से। सो 24,000 की मेजॉरिटी ने वे हमने वो सीट जीती है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको तो कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे। लोग यहाँ के बड़े सेंसिबल हैं, वो उसको डालते हैं वोट जो काम करता है। क्योंकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये इलाका जो है सटन, ये कंजर्वेटिव का एरिया है मेनली। तो लिब डेम जो है यहाँ से इसलिए जीतते हैं कि हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, इसलिए लोग वोट डालते हैं। तो इसी तरह से चलता रहा। तो मैं 2014 में मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ यहाँ से। वॉलिंगटन साउथ एक वोट है जो कि सटन का एक बड़ा जो है ना अमीर लोगों का इलाका है। सो वहाँ से मैं फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ। तो 2015 में मेरी एक कोलीग थी, उसने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपना नाम फॉरवर्ड करें, पुट योर नेम फॉरवर्ड टू बी मेयर ऑफ लंदन बरो ऑफ सटन। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वो बेचारी, उसको किसी ने कहा था, उसको मेरे का लीडर ने कहा था कि आप इनको कहें कि ये खड़े हों। खैर उसने मुझे कंपेल किया। मैंने कभी मैं अपनी वाइफ से पहले बात करूंगा, बच्चों से बात करूंगा। तो वाइफ बच्चों ने कहा कि ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो आप। मैं, अल्लाह का करम था अजहर सिद्दीक साहब के, मैं अनअपोज जो था ना इलेक्ट हो गया। और काफ़ी खिदमत की मैंने कम्युनिटी की, काफ़ी मैंने चैरिटीज़ के लिए पैसे रेज किए। और उसके बाद जो था नेक्स्ट ईयर उन्होंने मुझे फिर कहा कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें। मैंने कहा नहीं, इट्स ए बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एज ए काउंसलर एंड एज ए, ये है कि अगर आप अपने रेजिडेंट जो हैं उनको सर्व नहीं करेंगे तो आप अपनी सीट लूज कर लेंगे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं सॉरी, मैं नहीं कर सकता अभी, आप किसी और को डालें। उसको डालें जिसने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना। मैंने तो, आप चाहते हैं कि मैं आगे इलेक्शन लड़ूं, तो उन्होंने फिर किसी और को डाला। 2019-20 में आप आप हैरान होंगे कि मुझे अप्रोच किया गया पहले। तो मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं, हमने नहीं करना, इट्स ए बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम नहीं है हमारे पास। तो बात दफन हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेरी कोलीग जो है वो हमारी डेप्टी लीडर है। उसने मुझे कहा कि मोहम्मद कैन यू गिव मी ए लिफ्ट। मैंने कहा जेन ने तो कभी आज तक लिफ्ट मांगी नहीं मेरे पास से, क्या बात है। तो गए तो कार पार्क में मैंने गाड़ी पार्क की, तो मीटिंग में जाना था हम दोनों ने। तो वो तो नजदीक थी बिल्कुल जहां से मीटिंग होनी थी। तो एनीवे उसने कहा कैन यू पिक मी अप प्लीज। तो गाड़ी मैंने पार्क की तो मुझे कहती मोहम्मद आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने कहा क्या बात है। कहती कि आई वांट यू टू पुट योर नेम फॉरवर्ड, आई एम गोना नॉमिनेट यू। मैंने उसको कहा भाई मुझे अपनी वाइफ से और बच्चों से बात कर लेने दो, क्योंकि उनकी सपोर्ट मुझे चाहिए। उन्होंने फिर, मैं घर आया, मैंने वाइफ से बात की, अपनी बेटी से बात की, बेटी के इन लॉज जो थे उनसे मैंने बात की। तो वो मुझे कहते हैं कि वो जहाँ पे रहते हैं, वो कहते हैं यहाँ तो लोग पैसे ऑफर करते हैं कि हमें लोड बना दिया जाए, मेयर बना दिया जाए, और आपको वो खुद कह रहे हैं और आप इनकार नहीं करें। तो मैंने उनको कहा भी आप मेरी वाइफ से बात करें। वो वाइफ कहती मैंने नहीं करना। तो उन्होंने फिर वाइफ को फ़ोन किया कि बहन जी ये तो मौका है, इज्जत का मुकाम है, तो आप इसको जाने नहीं दें आपको। तो इसी तरह अल्लाह का करम है, मैं दूसरी दफ़ा हुआ। और इंशाल्लाह अजहर सिद्दीक भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आई विल अगेन बी इलेक्टेड विद इन नेक्स्ट 2-3 years, यू नो, थर्ड टाइम जो था ना रिकॉर्ड। ओके दैट्स फाइन। बड़ा मजा आया। इंशाल्लाह। ये जी ये एज एन इंस्पिरेशन लोगों के लिए, मेहनत के लिए, जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, कि मेहनत करें तो आपका नाम, यानी उन गोरों के मुल्क में, उन लोगों के मुल्क में बैठकर एक पाकिस्तानी भी नाम पैदा कर। अब मैं आता हूँ जी दूसरी, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक है, ओवरसीज के बहुत मसाइल है। उसमें नाइकॉब का इशू है, CNIC के हवाले से पासपोर्ट के इश्यूज हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज की पोजेशन का इशू है, पर्चे दर्ज, जगह ले लेते हैं, मसाइल आते हैं। आप क्या समझते हैं कि जहां आपने तो बहसीयत यहाँ के पार्लियामेंट, यहाँ के मेंबर के तौर पर, पॉलिटिशियन के तौर पर तो आपने बड़े काम कर दिए, तो हम क्यों लैग कर रहे हैं कि हम अपने ओवरसीज का एक्सपेट्रिएट जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू आवर इकोनॉमी, हम उनके मसाइल क्यों नहीं हल पा रहे? आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? अजहर सदीक भाई, बात यह है कि अभी मैं किसी पार्टी, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं इम्पार्शल बात करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने सिंसियरिटी से हमारे मसाइल को सुना हो या हल करने की कोशिश की हो। में भी कोशिश की गई है, लेकिन वो उस
पैमाने तक नहीं की गई जिस पैमाने तक उसको हल करना चाहिए था। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो मेरी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं उनसे यहाँ पे जब वो क्रिकेट खेलते थे मिला भी था, 2-4 दफा उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। लॉर्ड्स में जब उन्होंने टेस्ट मैच जीता था, हम सब एक ही क्लब में गए थे इकट्ठे रात के वक्त। तो जब ये वो मोहसिन खान ने जब 200 स्कोर किया था तो उसको एंटरटेन किया था। तो वो ऑनेस्ट आदमी हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मुल्क का और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए। मगर एक प्राइम मिनिस्टर बेचारा क्या कर सकता है, उसके आगे कारिंदे हैं ना, उनको चाहिए कुछ करना। प्राइम मिनिस्टर तो डायरेक्शन दे सकता है ना कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन जो है अगर उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, आपको पता है एक बहुत बड़ी बात है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो जाना, और खासकर एक मुल्क जैसा कि पाकिस्तान है उसका प्राइम मिनिस्टर हो जाना। ही इज गॉट टू मच ऑन हिज प्लेट। तो बेचारे को टीम सही नहीं है मेरी नजर में। उनको अगर अच्छी टीम मिल जाए तो पाकिस्तान का कुछ करना चाहते हैं और वो कर सकेंगे। उनकी जो टीम है वो अभी अभी देखें, अभी मैं नाम नहीं मेंशन करता, उनके एक एडवाइजर थे, उनके ऊपर कोई फिर रिश्वत का चक्कर चला हुआ है कि जी उन्होंने रिश्वत ली है। अभी यू ना कहते हैं ना कि जब तक कोई प्रूव नहीं हो तो आप किसी को कह नहीं सकते कि उन्होंने कि ये, तो इसलिए मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर सकता। मगर ऐसे ऐसे रिलायबल आदमी जो हैं, इमरान खान साहब जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते थे, अपनी जात से भी ज्यादा ट्रस्ट करते थे, अगर उनका नाम भी आ जाएगा ना तो ये तो बुरी बात है। आपको पता है ना कि अगर मेरा नाम, यकीन करें कि मुझे लोग बुलाते थे इधर तो मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती थी कि अगर मेरा नाम आ गया तो मुझे रिजाइन करना पड़ जाएगा, फौरी तौर पे मुझे रिजाइन कर, मेरी पार्टी कहेगी कि रिजाइन करो, तुमने ये क्यों किया। अभी आपने देखा होगा, अभी उसने वो ब्रेक किया, यहाँ का एक मिनिस्टर था, सेक्रेटरी था, हेल्थ सेक्रेटरी, उस या आपने देखा होगा, उसका उसको नाम रिजाइन बताइएगा, करना पड़ा। मैं चाहूंगा नाम बताइएगा उसका अपने। और वो सिर्फ तस्वीरें वायरल हुई थी। जी 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 जी, तस्वीरें वायरल हुई थी। और अभी ये हमारे जो हैं साजिद जावेद साहब, जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो पहले यहाँ पे हुआ करते थे, वो हमारे थे इधर के फाइनेंस सेक्रेटरी, चांसलर थे यहाँ के। तो उनका कोई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ कोई तनाज़ा हो गया था, क्योंकि साजिद जावेद साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी हैं, वो अपना डिपार्टमेंट खुद चलाना चाहते थे। लेकिन बोरिस जॉनसन साहब का एक एडवाइजर था जो कि उनके डिपार्टमेंट में दखल दे रहा था। तो उन्होंने इस वजह से उन्होंने कहा कि लुक, अगर मुझे डिपार्टमेंट में आप रन नहीं करने देंगे तो मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया कि वी आर ऑल प्लीज्ड कि ही इज बैक एज ए हेल्थ सेक्रेटरी। और इंशाल्लाह वो काम बहुत काम करते हैं। वो पाकिस्तान में भी आए थे, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलके गए थे। इज ए वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, और इंशाल्लाह ताला वो कुछ काम करेंगे। अच्छा, एक बात मैं और आपसे मैं मिसाल के तौर पर, मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सुलेट जनरल या एम्बेसडर्स, और उनके साथ एक रिसेंटली मैंने बार्सिलोना के कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में आमिर अली, इमरान अली, वो बहुत काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने 2-3 तरीके ना एक मॉडर्न एक सेट किया है। उन्होंने तरीकाकार ये बनाया हुआ है, एक तो ट्रांसलेशन या नाइकॉप के उस वहीं पर है, उन्होंने सर्विस सेंटर अंदर बना दिया हुआ है। कोई ट्रांसलेशन का इशू आता है, बजाय बाहर लोगों को पैसे देने, उन्होंने वही सर्विस दे के लड़कों की टीम रख दी है। कोई कैदी आते हैं, उनके पासपोर्ट के इशू हैं, कोई अपना, कई ऐसा होता है कि पासपोर्ट के इशू में एक सडन कमांड दे दी जाती है और वो सारे बेचारे हमेशा के लिए कभी पासपोर्ट नहीं ले सकते। तो एक मॉडर्न उन्होंने काम शुरू किया और वो बड़ा इफेक्टिव रहा है। लेकिन मैंने यहाँ, चूंकि मैं यहाँ लंदन में भी आया हूँ और मैंने यहाँ आके कोशिश की थी एम्बेसडर से मिलने की, लेकिन मैं हैरान रह गया कि एक्सेस ही कोई नहीं आपका एम्बेसडर से मिलने का। ना कोई ऐसा सिस्टम वाया मीडिया हमने बनाया, को कम से कम आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम कोई ना कोई एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। मॉडर्न दौर आ चुका है, फैक्स नंबर अपनी जगह पर अवेलेबल है। एक डेडिकेटेड ऑफिसर हम बनाना चाहिए। हमर आपने प्रोग्राम किया था तो उन्होंने अब हमारे ओवरसीज के मसाइल के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर रख तो दिया, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस है, वो बेचारा सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे सकता है, ना वो एक्ट कर सकता है, ना रोल प्ले कर सकता है। उसने यही ओवरसीज कमीशन को कहना, ओवरसीज कमीशन की नालायकी ये है कि वो जो बंदा यहाँ रखा हुआ है वो नालायक आदमी है और उसको तजर्बा नहीं है। वो एक सियासी आदमी रखा है, वो अपनी जय जय में लगा हुआ है और लोगों के मसाइल हल नहीं कर पाता है। आप नहीं समझते कि हमारी जो एम्बेसीज है उनको पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए? और एक तरह का जो जो इंप्रेशन एक बार्सिलोना की एम्बेसी ने, इमरान खान साहब ने
इन एम्बेसडर्स वगैरह से गुफ्तगू की, कि वो गुफ्तगू भी अच्छी नहीं लगी इन लोगों को जब उन्होंने इनको चेहरे दिखाए लोगों के मसाइल के कॉन्टेक्स्ट में। आप जो कि इतने से देख रहे हैं, आप भी एम्बेसी आना जाना है, आप नहीं समझते कि ये नो गो एरियाज है एम्बेसीज एक तरह से? एम्बेसी ने, लेट्स बी फेयर टू देम, काफी इंप्रूव किया है विद इन द लास्ट अबाउट 6 to 8 years, यू नो। पहले तो ये था कि एम्बेसी के अंदर इट वाज ए नो गो एरिया, आप जा ही नहीं सकते थे, आपको 15-15 दिन, 2-2 महीने, 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन फिर इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की। यहाँ पे डॉक्टर साहब हुआ करते थे, वो डेप्टी हाई कमिश्नर बन गए थे बाद में, तो वो अभी कहीं और में स्लोवाकिया में हैं वो हमारे हाई कमिश्नर। उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। उनके बाद नफीस जिक्रिया साहब आ गए, वो यहाँ पे हाई कमिश्नर थे, वो कोई 11 साल पहले यहाँ पे डेप्टी हाई कमिश्नर थे, तो उनको हमारे मसाइल पता था। उनको जब बताया गया तो लकीली वो मेरी जो थी जब मैं मेयर बना हूँ, मेरी मेयर मेकिंग में भी वो आए थे, और उनको जब इंटरव्यू किया गया सदीक भाई, वो कहते कि सादिक साहब हमारा फख्र है कि ये एक गोरों के इलाके से दोबारा मेयर मुंतखब हुए हैं। और लोग मुझे कहते हैं, जो मेरी ओपन सर्जरी होती है मंथली, लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं फखर के साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि लोग प्रोग्राम तो देखते हैं ना। ऑनेस्टली ये मुझे कहते हैं कि तुम ये बात पाकिस्तान सही का है। फखर हो भाई, अगर आपका काम नहीं हो रहा तो हमारा काम तुम कैसे करवा सकते हो। तो मैं तो अच्छा उनसे यहाँ पॉलिटिक्स। जी जी यहाँ मैं आपसे, चूंकि हमारा प्रोग्राम में जनरलाइज बातें तो होगी, मैं आ रहा हूँ आपके स्पेसिफिक इशू के साथ। नाज़रीन, जी आपके जी साथ जो असल बात बतानी है कि जी वहाँ का जी मेयर और पाकिस्तान में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ओवरसीज के तौर पर पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया प्लॉट लेने के हवाले से, उन्होंने फ्रॉड कमिट किया, और वो फ्रॉड कमिट करने के बाद लोग आगे, मामला गया नैब में। अब जेन्युइन पैसे अकाउंट से ट्रांसफर कराए हैं सारे, इनको इनका वो प्लॉट नहीं मिल रहा, जगह मौजूद है, पोजीशन नहीं मिल रहा। अगर नैब की कोठों के अंदर भी मामला मौजूद हैं, वो चलते रहे अपनी जगह पर। लेकिन जो एलडीए और जो बाकी इदारे हैं, जो नैब का काम है कि एक जगह बैठकर सारे मामला पर, क्योंकि प्लॉट का कब्जा तो दें, वो उनकी रिकवरी है। जिनको नहीं मिला, या तो इनका प्लॉट ना हो, वो सारी चीजें मौजूद है इनके साथ जाती तौर पर। और मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने नैब में कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोशिश की है, अभी मैंने एक रिक्वेस्ट की है कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे एक दरखास्त लिखकर वो मुझे कुछ चीजें शेयर करें। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि इनकी तरफ से मैं मामला हाई कोर्ट लेके आऊंगा कि ये कम से कम ये, यानी जो हर कोई अपने तौर पर चिकनी चुपड़ी बातें कर देता है और सही हालात नहीं बताता, जो इतनी कोशिश करके हक हलाल का इनका पैसा है, वो पैसा, अब वो असल इशू क्या है, जरा इनकी जुबानी सुन लीजिएगा। मैंने तो आपको एंड तक सारी चीजें बता दी और मैंने इंटेंशन भी बता दी। साहिब साहब, माजरत के साथ, बड़ा दुख और अफसोस है, मैं भी बड़ी अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है बिल्कुल। कोई 8-9 महीने या साल के करीब तो मुझे भी हो गया है, लेकिन मैं भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सका, हालांकि कई मामला में। लेकिन वजह यहाँ पर ये है कि यहाँ का सिस्टम ही कुछ इस तरह का है कि जो कंपेटेबल नहीं है। ओवरसीज वालों ने वो भी पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है, वो भी लिटरली यानी बताती हैं कि हमने बड़े काउंटर बनाए हैं, हम, मैंने बड़ी सजेशन दी थी, मैंने इनको कहा था कि आप भी बैठकर कोई एप्लीकेशन बनाएं, कोई सॉफ्टवेयर बना दें। वो ठीक है, आप टेलीफोन पे तो ले लेते हैं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस अवेलेबल होनी चाहिए हर एम्बेसी के अंदर। बाकायदा एक रूम, जो लिटिगेशन रूम का जो इलीगल पोजेशन के हवाले से है, वो वहां पर मौजूद होना चाहिए। और वो जो ऑफिसर बैठा, उसको कानून में तरमीम करके इख्तियार दें उसको, ताकि वो कुछ कर सके, खाली जुबानी कलामी ना हो सके। आप जरा सुनते हैं उनसे बात, और फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी, आपका अपना इशू जरा मुख्तसरन बताइएगा क्या है? मैं पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि हाई कमीशन वालों ने आपने जो सजेशन दी थी उस पर अमल तो किया है। उन्होंने एक ऑफिसर तो लगा दिया है, लेकिन वो ऑफिसर, जैसे आपने अभी फरमाया है, कि वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह है। वो डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान में भेज देते हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं आपको अपना इशू बताता हूँ। मैंने 2001 के अंदर राविन रोड पे एक जगह थी, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था सरगोदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नोन एज वीआईपी टाउन। उसमें 5 प्लॉट लिए, क्योंकि बार बार ये कह रही थी, हर गवर्नमेंट कहती है कि आओ इन्वेस्ट करो, आओ इन्वेस्ट करो, आओ इन्वेस्ट करो। तो मेरा इरादा ये था कि चलो मैं इवेंचुअली जो है अपने 1-2 पेट्रोल स्टेशन जो हैं वो बेच के, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको बेच के मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, अपने मुल्क की खिदमत करूंगा।
लेकिन वो हुआ ये, मेरे बहनोई थे वहाँ पे, वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर थे पर्ल कॉन्टिनेंटल में, वो मेरा सब प्रॉपर्टी का वहाँ पे लुक आफ्टर किया करते थे। वो बेचारे जगह जगह धक्के खाते रहे, रजिस्ट्रेशन हो गई, इंतकाल हो गया, और कहते सेक्रेटरी जो थे वहाँ के, रियाज अहमद जाफरी जो थे, वो सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने सारे दस्तखत किए सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। पोजेशन आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं। मैं भी पाकिस्तान में गया, मैं अपनी लैंड को मैंने जाके देखा, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया कि ये आपकी लैंड है। मेरी लैंड के अंदर ही उनका एक दफ्तर भी बना हुआ था, फोन भी था, सब कुछ था वहां पे, उन्होंने मुझे दिखाया सारा कुछ। बेनोई मेरे बेचारे शरीफ आदमी थे, वो अल्लाह उनको ज़रीक रहमत करे, वो हज पे गए 2014 में, तो वहां पे वो उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो फौत हो गए। कोशिश उन्होंने बड़ी की कि किसी तरीके से पोजेशन मिल जाए, किसी तरीके से पोजेशन मिल जाए। इवेंचुअली उनको बताया गया कि नैब ने इस सोसाइटी का कंट्रोल ले लिया हुआ है। मैंने सदीक साहब सब पैसे दे दिए, बैंक ट्रांसफर जेन्युइन, सारी रसीदें मेरे पास हैं, रजिस्ट्रेशन हो गई, इंतकाल हो गया, फर्द मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। तो चलता रहा, सबसे बात करता रहा, कोई सुनवाई नहीं थी, ऑनेस्टली कोई सुनवाई नहीं थी। मेरे बच्चे जो हैं, एक मेरी बेटी और बेटा, वो इतने दिल बर्दाश्त हो गए पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते। आप जब भी कोई बात करें इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान की, तो मुझे कहते हैं कि डैडी व्हाट हैपेंड टू यू, योर इन्वेस्टमेंट ओवर देयर। और एक दिन मेरा बेटा जो है, वो माशाल्लाह 34 ईयर्स ओल्ड है, वो मुझे कहता है कि डैडी फॉरगेट अबाउट इट, यू नो। मैंने कहा यार, मैंने बड़ी मेहनत से 18-18 घंटे काम किया है, तो मैंने मेहनत से वो प्लॉट लिए हैं, तो मैं उनको भूल तो नहीं सकता, मैं कोशिश तो करूंगा। एनीवे वो फिर चलता रहा। नैब का भी कोई पता लगे कोई लिटिगेशन है उसके ऊपर कोई है, तो मेरे एक मिलने वाले हैं, अगर आप माइंड ना करें तो मैं उनका आप जिक्र कर दूं, यहाँ पे हैं, वो एक बड़ी बिग फर्म है फरानी टेलर्स। तो वो पाकिस्तान गए हुए थे, तो लॉकडाउन की वजह से वहां पे फंस गए। तो मैंने फरहान फरानी और अमीन चिश्ती जो हैं, फरहान फरानी उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हीं की एक्चुअली कंपनी है वो, उनके साथ कोई पार्टनर्स भी हैं, और अमीन चिश्ती जो है उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, मेरे उनसे फैमिली टर्म्स है। मैंने उनसे कहा यार प्लीज़ आप कुछ करें, मेरे प्लॉट्स का ज़रा पता करें, आपके पास अभी 2-3 महीने हैं, आप वहाँ पे हैं। तो उन्होंने बात की, उन्होंने MOU साइन किया, एक अंजम हमीद लो फर्म है वहाँ पे, आप मेरे ख्याल जानते हैं, जी बिल्कुल जानता हूँ। very high coming barrister, you know, advocate in Pakistan. तो उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा नहीं मैं टेकअप करती हूँ ये काम। उन्होंने उन्हीं के ऑफिस से मुझे फ़ोन किया, मैंने उनको सारी बात बताई कि मुझे ये पता लगा कि ये नैब के पास है। उन्होंने हज़रत सदीक साहब उसी वक्त नैब डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर जो है, मेरे ख्याल शहजाद सलीम उनका नाम है, मेजर सलीम शहजाद हैं जी, रिटायर्ड। जी, उनको उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात है, ऐसे हमारे प्रोमिनेंट आदमी हैं, ये लंदन में हैं, ऐसे 2 दफ़ा ये लंदन के मेयर रह चुके हैं, लंदन बोरो ऑफ सटन के। तो उन्होंने कहा आप कल आ जाएं। दूसरे दिन तीनों, अंजम हमीद, फरहान और अमीन चिश्ती, ये डायरेक्टर जनरल साहब के ऑफिस में चले गए। ठोकर न्याज बेग पे है मेरा ख्याल है उनका ऑफिस जी बिल्कुल, ठोकर तो, न्याज बेग है जी उन्होंने सारा ही इज वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, आई नो हिम। उन्होंने फौरी तौर पे 2 ऑफिसर्स को बुलाया और उन्होंने कहा भाई ये फाइलें लेके आओ। अभी 2 ऑफिसर्स आए हैं, मुझे उन्होंने लिया हुआ है, कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, 2 ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने सारी फाइल देखी है। उन्होंने कहा कि जी प्लॉट जो है ये कोई इजहार नाम का मिडल का नाम है उसका, उसके नाम पे है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा भाई मोहम्मद इजहार सादक, मेरे सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, मेरा NIC लगा हुआ है, मेरा मिडिल नेम इजहार है, लेकिन यहाँ पे जो है, जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आती है ऑफिशियल जो है, मेरे डॉक्यूमेंटेशन, उसके ऊपर मोहम्मद सादक लिखा होता है, मोहम्मद इजहार नहीं लिखा होता। वो खैर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, ये एग्जैक्ट मैं वर्डिंग बता रहा हूँ आपको, कि अंजम हमीद ने भी मुझे कहा कि अल्लाह का शुक्र है आपके प्लॉटों के ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है, नहीं तो लिटिगेशन में आप होते ये तो 10-10 साल लग जाते हैं, यहाँ पे तो केस कभी हल ही नहीं होता। तो आपके प्लॉट जो है वो नैब वाले कह रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में है और हम इनको सोसाइटी को डायरेक्ट करेंगे कि इनको कब्जा दिया जाए। वो बड़ी खुश हो गई, उन्होंने मुझे, मैं भी बड़ा खुश हो गया। उन्होंने कहा अभी काम हो गया आपका, आप ऐसे करें सीट बुक कर लें। मैं, यकीन करें, मैंने फौरी तौर पे अटैची केस पैक किया, सीट बुक की अपनी। वो कहते जी इस वक्त फर्स्ट क्लास की सीट है, मैंने
फर्स्ट क्लास के पैसे दिए। मैंने कहा मुझे जाना है यार वहाँ पे, फौरी तौर पे भांजे भतीजे को कहा यार मैं आ रहा हूँ फलां फ्लाइट से। तो दूसरे तीसरे दिन जो था, 2 दिन के बाद अंजम हमीद ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया कि प्लीज़ आप नहीं आए अभी, कि ये मुझे नैब से मैसेज आया है कि वी नीड मोर टाइम टू प्रोसेस दिस एप्लीकेशन। अच्छा, हुआ ये कि उन्होंने, डायरेक्टर जनरल साहब ने उनको कहा, हालांकि उनके पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रेफरेंस मुझे उन्होंने दिया हुआ है, मैंने अंजम हमीद को वो रेफरेंस भी भेज दिया था, लेकिन अंजम हमीद ने मुझे कहा कि आप ऐसे करें, आप सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दोबारा भेजें। मैंने सब की कॉपियां करके उनको दोबारा भेजी, जो भी था रसीदें, सारे डॉक्यूमेंट। उन्होंने फौरी तौर पे किसी आदमी को भेजा और वो जाके नैब के ऑफिस में जमा करवाए उन्होंने दोबारा। 26 जनवरी 2020 को उन्होंने दोबारा, 2021 को उन्होंने सारे कागज दोबारा जमा करवाए। ये उनको डायरेक्शन थी। आज हम जून में बैठे हैं। जी जी जी, जनवरी में। तो उन्होंने, क्योंकि डायरेक्टर जो डीजी नैब थे, उन्होंने उनको कहा था कि भाई आप ऐसे करें, आप दोबारा फाइल करें एप्लीकेशन, ताकि मुझे पता हो। तो उन्होंने बेचारी ने, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेट्स बी फेयर टू हर, शी डिड हर बेस्ट, मैंने भी फौरी तौर पे काम पे भी नहीं गया, सारा दिन छुट्टी ली, क्योंकि आपको पता है कागज इतने इतने बड़े हैं, सबकी कॉपियां करके उनको सब भेज दी। तो उन्होंने मुझे कहा इंशाअल्लाह ताला भी आपका काम हो जाएगा। वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, आज होता है, कल होता है, आज होता है, कल होता है, कोई नहीं। मैं आपको जरा सा बता देता हूं, मैंने 2019 में वसीम अख्तर साहब हैं जो ओपीसी पंजाब के वाइस चेयर हैं, मेरा ख्याल आप भी थे उस प्रोग्राम में मेरे साथ जी। द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट मैन जी, द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट एग्जैक्टली। मैन। जी जी, मैंने वो प्रोग्राम में थे। तो मुझे कहते हैं कि आप ऐसे करें, आप ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च करें और मुझे सारे पेपर भेज दें। मैंने उनको सारे पेपर भेज दिए। ये 2019 जनवरी या फरवरी की बात है। तो उनका कोई जवाब तक नहीं आया, मुझे सिर्फ रेफरेंस नहीं, नंबर आ गया। मैं देखिए, मैं बताऊं आपको मोहम्मद सादिक जी जी साहब, ये मैं जो कि ओवरसीज कमीशन के का परफॉर्मेंस इतना तंग हूं, और वजीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब इमरान खान साहब को, प्रेसिडेंट पाकिस्तान को सीरियस एक्शन लेना चाहिए। द पर्सन लाइक वसीम नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। अभी तक परफॉर्मेंस आपके सामने मौजूद है। यानी मैंने टीवी चैनल पे उनको कहा तो उनको मुसीबत पड़ गई, उनको आग लग गई। मैंने उनकी कॉम्पिटेंसी पे बात कर दिया। हम चूंकि प्रोग्राम हमारा काफी लेंथी हो जाना, चीजें सारी आ गई हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी आपने दरखास्तें दी, उसमें भी कुछ नहीं हो सका। एम आई राइट और रॉन्ग? जी, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर मैंने, जुल्फी बुखारी साहब इधर आए, उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे कहा आप ऐसे करें कि आप पोर्टल के ऊपर जाके और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। वो मैंने दर्ज करवाई। उन्होंने अपना जो था एडिशनल डायरेक्टर हैं उनके, उनको कहा। उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया, सारी डिटेल मुझसे ली, बड़ी होप उन्होंने मुझे दी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, विद इन 21 डेज टू 40 डेज आपका मामला रिजॉल्व हो जाएगा। कोई बात नहीं। एक दिन लकीली, पहले तो वो फोन ही नहीं उठाते ना, एक दिन मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने गलती से उठा लिया कि ये लंदन से कोई फोन है, किसका फोन है। जब मैंने उनको सब कुछ कहा, उन्होंने कहा आई विल कम बैक टू विद इन 2 डेज। आज मैं वेट कर रहा हूँ वो 2 डेज का, और ये इसको कोई 6 महीने हो गए हैं। मैंने चौधरी सरवर साहब से बात की, साहबजादा जहांगीर साहब के घर में, आप जानते होंगे साहबजादा जहांगीर जो प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर सही। के एडवाइजर हैं। जी जी, उनके घर में खाने के ऊपर मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा गाली कोई नहीं, मैं करा के देंगे काम कर। अच्छा जी। एक जगह और मैंने उनसे बात की, नहीं 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 मेरे साहब तुसी मैंने दसो की गल है, मैं करा, बात ही कोई नहीं है। जाएं उनके गवर्नर हाउस में चाय पी के आ जाएं आप, दैट्स इट, मीन कोई बात नहीं करता। फिर मैंने साकिब निसार चीफ जस्टिस साहब जो थे, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, उनको अपनी फाइल दी पर्सनली उनके होटल में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जाके। उन्होंने कहा, मगर लेट्स बी फेयर टू हिम, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5-6 दिन थे, वो रिटायर हो रहे थे। वो मेरी फाइल जो है पता नहीं कहाँ गई, रद्दी की टोकरी में चली गई, कहाँ चली गई। मैंने नफीस जिक्रिया वो साहब हुआ से ये, बात। मैं बता देता हूँ, नहीं मैं बता जी जी देता हूँ। हुआ ये कि जस्टिस साकिब निसार साहब के बाद ह्यूमन राइट्स सेल तकरीबन बंद हो गया। जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब आए, उन्होंने कहा मैं डैम की बजाय मैं फाइलों का बंद बनाऊंगा, और पब्लिक इंटरेस्ट बंद होने से बहुत नुकसान हुआ। जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में मैं गवाह हूँ, 1,20,000 के करीब इस तरह के मफादियामा के मामला हल हुए, और उन्होंने अकेले बैठ के हल किए। उन्होंने डेडिकेटेड होकर काम किया। लेकिन हमारे यहाँ एक खास क्लास है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे ले आए। क्या पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से बड़ी अजीबो गरीब सी बातें हो, जैसे साकिब निसार के बारे में
एक ऐसी नेगेटिव कैंपेन शुरू हो गई और उससे नुकसान बहुत पहुंचाया। अच्छा, हम चूंकि हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो जाना है, चीजें सारी आपके मेरे पास क्लियर हो गई हैं। मैंने अब आपसे गुजारिश करनी है कि इस मैटर को पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पर ही, जुडिशल एक्टिविज्म पैनल मेरा एक एनजीओ है कि जो इससे मसाइल को लेकर चलता है। मैं आपकी पोजीशन सारी अब समझ गया हूं। मैं नहीं आपको कहूंगा कि सारे कागज मुझे भिजवाएं कि जी जी बोले। नफीस जिक्रिया साहब जो थे हमारे हाई कमिश्नर इधर, उनसे मैंने बात की, मगर वो कोविड हो गया तो वो रिटायर, वो फिर वापस चले गए। अभी जो मुअज्जम अहमद खान साहब हैं, इनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे ये कहा कि चूंकि मामला नैब के पास है तो कोई नैब से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। आप ऐसे करें कि आप मुझे अपने फाइल जो है वो भेजें। सारे फोटो कापियां मैंने फिर की। मैंने उनको कहा हाई कमिश्नर साहब को कि मेरे बच्चे कहते हैं कि जितने पैसे तुमने कॉपियों पे लगा दिए, इतने का तो तुम्हें मकान मिल जाना था एक और। तो वो कहते कि आप मुझे, मैंने वो स्पेशल डिलीवरी उनको लास्ट फ्राइडे उनको मिल गए कागज सारे। उन्होंने कहा आप मुझे भेजें, मैं उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता, लेकिन मैं चेयरमैन नैब और डीजी नैब को ये लिखूंगा कि मुझे पर्सनली, मैं लिखूंगा कि मुझे इसका बताया जाए कि इन प्लॉट का एक क्या हो। काम जरा, अच्छा ये उन्होंने लिख दिया, ये मेरे लिए बड़ा अहम कागज है, उन्होंने लिख दिया। अभी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आई उनके पास से। आपने ये करना है, आपने सिर्फ ये तकलीफ करनी है कि वो वाला लेटर जो उन्होंने जो लेटर लिखा होगा वो जरा लेटर मुझे भिजवा दीजिएगा। हम एक जी खत जी लिखेंगे नैब को और फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे। नैब के अगेंस्ट मैं चीजें सारी समझ गया हूँ, ताकि क्लैरिटी के साथ चीजें सारी आप, मुझे जगह मौजूद है, पोजीशन क्यों नहीं दिया जा रहा, ब्लैक एंड व्हाइट में अभी तक आपको किसी ने इनकार नहीं किया। मैं समझ गया हूँ इस बात को। बहरहाल प्रोग्राम बहुत लेंथी हो गया है, ज्यादा लंबा जी हो जी। गया है। इजाजत अभी चाहेंगे? जरा मैं बहुत एक और बात अगर इजाजत दें तो, वो फैसल अजीज साहब हैं, फैसल अजीज खान, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं बोल टीवी के। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया। उन्होंने कहा आप ऐसे करें, ये बड़े बड़े अच्छे आदमी हैं, ये आपकी हर तरह हेल्प करेंगे। तो आप इनसे, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता, वो नैब में बड़े हाई ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं ये उनके। तो उन्होंने, मैं 2 साल से कोशिश कर रहा था उनसे बात करने की, बात नहीं हो सकती थी। तो लकीली उन्होंने थर्सडे को, मैंने उनको कहा भी मैं कोई फेवर नहीं मांग रहा आपसे, प्लीज मुझे कोई डायरेक्शन चाहिए। एनीवे उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उनको बात बताई। उन्होंने कहा आप अपने वकील को कहें मुझसे बात कर लें। मैंने अंजम हमीद को रात को 12 बजे पाकिस्तान के थे फोन किया, उस बेचारी ने मेरा फोन अटेंड किया और उसने उसी वक्त इन डायरेक्टर साहब से बात की। उन्होंने कहा मैं आपको उनकी फाइल भेज रही हूँ। उन्होंने सब कुछ उनको बताया। उन्होंने कहा आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। अंजम हमीद ने मुझे वो फॉरवर्ड कर दिया उनका मैसेज। अभी टुमारो फ्राइडे था, आज मंडे है। मैंने उनको दोबारा रिक्वेस्ट की है कि प्लीज लेट मी नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अल्लाह जानता है वो आएंगे या नहीं आएंगे, मगर अब तो अल्लाह ताला ही रह गए हैं जिनसे मैं मदद मांगू, और तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा यहाँ पे। नहीं, आप बेफिक्र रहे हैं। मैंने आपको जो बात कही है ना, एक तो जो आपके उन्होंने कहा था कि क्या लिखना है, आप सिंपल सी एक जो है ना, आपके साथ जो ज़्यादतियाँ जितनी हुई हैं, मुझे सिर्फ एक लेटर चाहिए कि जिसमें सारा फैक्ट्स वगैरह सारे अवेलेबल हों, जो आपने चेयरमैन नैब को लिखा हो। मुझे सिर्फ वो भिजवा दीजिएगा, उसी को बेस बना के हम पब्लिक इंटरेस्ट में आपका मैटर लेकर चलेंगे। एंड आई होप नहीं सो कि इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएँगी। अभी तक जो आपको असल बात नहीं बात बता रहे, कोशिश करेंगे हम आप तक वो असल बात भी लेकर आएँ कि व्हाट इज़ द रीज़न या व्हाट आर द रीज़न for delay in rendering justice, or why your possession has not been given to you. We hope we are going to dig out the real reasons behind it. In any case, सादिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। बाहैसियत ओवरसीज पाकिस्तानी, बाहैसियत पॉलिटिशियन, बाहैसियत ज़ाती तौर पर आपने जो बातें की हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, इस तरह आपके और कई मसाइल आप लोगों के हैं, कोई आप बात कहना चाहती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सके। मैंने वादा किया था कि हफ़्ते में एक ज़रूर ओवरसीज़ के कॉन्टैक्ट्स में मैं लेके आऊँगा, पर वक़्त की किल्लत की बायस नहीं मैं रेगुलर कर सका, लेकिन अब दोबारा ज़रूर है। मैंने मुख्तलिफ़ एम्बेसडर से भी राब्ता करके या आताशी से राब्ता करके आने वाले दिनों में आप वो भी मेरे साथ देख सकेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।